आप सभी का इस वेबिनार में जो बिजनेस क्लास के बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस पर है, भारतीय जैन संगठन एवं भारतीय जैन संगठन के बीच माइनॉरिटी नॉलेज सेंटर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, वेबिनार्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग जो हैं पार्टिसिपेट आशा के अनुरूप कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ वेबिनार्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी जानकारी देने वाले होते हैं। और भारतीय जैन संगठन के जितने भी कार्यक्रम हैं, आप सब जानते हैं कि उनकी अपनी एक वैल्यू है और समाज के हित में वो कार्यक्रम डिजाइन किए जाते हैं। ये कार्यक्रम भी ऐसा है और मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम को अटेंड करने पर निश्चित रूप से आप अपने घर कुछ ले जा सकेंगे। इस आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम को, इस वेबिनार का प्रारंभ करता हूं। साथियों, आज के इस प्रेजेंटेशन में मुख्य रूप से दो सेक्शन हैं। पहला है स्कीम ऑफ लोन, इसमें और दूसरा सेक्शन है एमएसएमई। स्कीम ऑफ लोन, इसमें तीन ऋण की योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और उसके बाद मुद्रा लोन, और माइनॉरिटी के अंदर कौन कौन सी लोन की योजनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे, जो नॉर्मल कोर्स में हमारे समाज के छोटे व्यापारियों के लिए बहुत लाभप्रद सूचना होगी, वो हम देने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त एमएसएमई में एमएसएमई का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका भारतीय अर्थतंत्र में क्या रोल है, भूमिका है, और इसमें किस तरीके के बेनिफिट्स, विविध बेनिफिट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और एमएसएमई यूनिट्स के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं लाभों की, चाहे वो लोन की हो या दूसरे प्रिविलेजेस हो, और एमएसएमई में कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों आवश्यक है, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथियों, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये विशेष रूप से एमएसएमई यूनिट्स के लिए स्थापित की हुई बैंक है। तो ये बैंक किस तरह की योजनाएं जो है एमएसएमई यूनिट होल्डर्स को ऑफर करती है, और गुजरात स्टेट स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स, एमएसएमई यूनिट्स को क्या इंसेंटिव्स हैं, उनके लिए क्या योजनाएं हैं गुजरात सरकार की, उस पर चर्चा करेंगे। और आज खास करके आपको सभी को स्मरण में होगा कि अभी 7 दिन पहले या 7 अगस्त को गुजरात सरकार ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर की है। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं उस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, और अंत में बात करेंगे कोविड-19 रिलीफ पैकेज की। तो साथियों, शुरुआत करते हैं बिजनेस लोन की जो स्कीम्स हैं उनसे, और पहली स्कीम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। साथियों, ये एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसमें इसके अट्रैक्शंस यदि देखें तो इसमें भारत सरकार का जो बजट है वो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा बजट है, और बड़ा बजट होने की वजह से पूरे साल इस योजना के तहत लोन मिलता रहता है। दूसरा, इसमें जो सब्सिडी का रेट है वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत हायर सब्सिडी जो है वो दी जाती है, ग्रांट दी जाती है, और इजी लोन प्रोसीजर है। इनफैक्ट जो बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो फैक्ट्री डाल रहे हो या व्यापार कर रहे हो, और इन रियल टर्म अगर वो करना चाहते हैं तो उनके लिए लोन अवेलेबल है। और पूरे देश के अंदर, चाहे वो कश्मीर से लेकर केरल तक, सभी जगह जो है ये योजना लागू है और क्रियान्वित हो रही है। साथियों, इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई संचालित करती है। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि एम्प्लॉयमेंट का सेल्फ जनरेशन हो पूरे देश के अंदर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। और इसमें जो लोन की सुविधा उपलब्ध है वो चाहे टर्म लोन या फिर कैश क्रेडिट फैसिलिटीज के स्वरूप में है। और इसमें जो मैंने अभी सब्सिडी की बात की थी, ये सब्सिडी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए यदि शहरी क्षेत्र का व्यक्ति है, आवेदक है, तो 15% है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25% है। ये सब्सिडी जनरल कैटेगरी के लिए है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी के लिए ये सब्सिडी शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% है। इसका अर्थ यह है कि अगर एक आवेदक जो ग्रामीण क्षेत्र से है
तो उसे अगर 10 लाख का वो लोन ले रहा है तो उसको सिर्फ 6.5 लाख रुपया ही वापस करना है। 3.5 लाख रुपया तो उसको अनुदान में मिलने वाला है और इंटरेस्ट भी 6.5 लाख रुपए के ऊपर ही उसको पे करना है। मित्रों, यहाँ स्पेशल कैटेगरी समझने की आवश्यकता है। स्पेशल कैटेगरी में नॉर्मल कोर्स में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, हैंडीकैप, वुमेन, इस तरीके के जो है कैटेगरीज रहती हैं। लेकिन इस योजना में माइनॉरिटीज को भी, अल्पसंख्यक समुदायों को भी जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि जैन समाज को भी स्पेशल कैटेगरी में इस पर्टिकुलर योजना के अंदर जो है रखा गया है और इसका लाभ जैन समाज बहुत आराम से ले सकता है, क्योंकि 35.5% सब्सिडी महिलाओं के लिए या जो है ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक हैं उनके लिए है। तो ये बहुत हायर रेट ऑफ सब्सिडी है जिसके बारे में समाज के लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये इस योजना के तहत लोन मिलता है। मार्जिन मनी का जो रेट है बहुत कम है, 10% और 5% क्रमशः जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी के लिए है। और इसमें यदि उत्पादन इकाई है, अगर फैक्ट्री डाल रहे हैं तो 25 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। तो जो हमारी माइक्रो इंडस्ट्रीज है उनके लिए ये बहुत ही सूटेबल स्कीम हो सकती है। और अगर ट्रेडर्स हैं, उन्हें बिजनेस करना है, दुकान खोलनी है और कोई धंधा करना है, तो उनके लिए भी 10 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान है। सर्विस यूनिट्स हो या ट्रेडर्स हो या शॉपकीपर्स हो, उनके लिए 10 लाख है। इसमें ये लोन जो है ये स्कीम के तहत उन्हें ही मिलेगा जो नया बिजनेस करने जा रहे हैं। यदि एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उसे एक्सपांड करना है तो उसके लिए ये जो है स्कीम अवेलेबल नहीं है। मित्रों, इसमें कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष का है वो अप्लाई कर सकता है, वो पात्रता रखता है। और इसमें हायर एज लिमिट नहीं दी हुई है, यानी इसका अर्थ ये है कि कोई एक वृद्ध व्यक्ति भी है, ओल्ड एज पर्सन है, वो भी इसमें लोन लेने के लिए पात्रता रखता है यदि वो कोई बिजनेस करना चाहता है। तो इसमें शिक्षा भी बहुत अनिवार्य नहीं है, मुश्किल से वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन यदि 5 लाख और 10 लाख क्रमशः रेस्पेक्टिवली फॉर ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन एप्लीकेशन होती है, उससे ज्यादा पैसा चाहिए रकम लोन की, तो फिर 8वीं कक्षा तक शिक्षा अनिवार्य है। इसमें इंडिविजुअल्स के अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस को भी लोन देने का प्रावधान है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब यदि प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं या एंगेज्ड हैं, यानी कुछ उत्पादन का काम करते हैं, तो उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन इसकी नोडल एजेंसी है, जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जिनके हर राज्य में खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड के नाम से ऑफिसेज हैं और हर जिला मुख्यालय पर, चाहे वो जामनगर हो, राजकोट हो, वहां पर भी केवीआईसी के ऑफिसेज हैं, वहां संपर्क किया जा सकता है इसके लोन के लिए। और इसमें डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, इज ए बेस्ट नोडल एजेंसी टू कॉन्टेक्ट देम फॉर टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस स्कीम। तो ये इसमें सारी बैंक, लगभग जितनी भी शेड्यूल बैंक्स हैं वो लोन देने का काम करती है इस योजना के तहत। अप्रूव्ड कोऑपरेटिव बैंक हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र की बैंकें भी हैं, प्राइवेट शेड्यूल बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी या एक्सिस बैंक या दूसरी बैंक हैं, वो भी इसमें लोन देने का काम करती है। और सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इस योजना के तहत लोन देने का काम करती है। टर्म्स कंडीशंस में नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है जो लगभग एवरेज में 10% के आसपास होता है। रीपेमेंट टर्म्स फ्लेक्सिबल है, नेगोशिएट की जा सकती है बैंक के साथ। कोलेटरल सिक्योरिटी देना अनिवार्य है इसके अंदर, अदरवाइज जो है लोन नहीं मिलता है। वैसे तो ऐसा आरबीआई के जो इंस्ट्रक्शंस है या नॉर्म्स हैं उसमें 10 लाख रुपए तक सिक्योरिटी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि 4-5 लाख रुपए से ऊपर का यदि एप्लीकेशन है तो बैंक जो है वो इंसिस्ट करती है कि आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ईडीपी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो भी एप्लीकेंट है उसको 10 दिन की एवरेज ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुली लेनी पड़ती है, तो ही जो अमाउंट लोन का सैंक्शन किया है बैंक ने उसके बाद ही रिलीज करता है। ये इसकी कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं। तो इसमें एक जो प्लस पॉइंट है या अट्रैक्टिव है वो इसकी सब्सिडी है, और दूसरा ये कि ये इजीली अवेलेबल भी है। लेकिन इसके अंदर छोटे व्यापारियों को जो कोलेटरल सिक्योरिटी देने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो इसका एक माइनस पॉइंट हो सकता है। और साथियों, ये ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करनी है,
इसका जो पोर्टल है वो www.kviconline.gov.in। मैं इसे फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि मैनुअल एप्लीकेशन कहीं नहीं होती है, इसमें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ये केवीआईसी खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन का एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप www.kvic.online.gov.in पर यदि आप इसको खोलते हैं पोर्टल को तो एप्लीकेशन का जो है वो खुलता है, जो 3 सेक्शंस में है या 3 पार्ट्स में है, उसे भरना होता है। और इसको भरने के लिए कोई या तो अनुभवी व्यक्ति साथ हो या फिर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसे फिलअप करवाया जा सकता है। मित्रों, ये योजना बहुत अच्छी है और इसमें लाभ लेना चाहिए। जो छोटे व्यापारी हैं या जो अभी उर्मी बहन ने बात की कि हमारी जो महिलाएं हैं प्रोडक्शन का काम करती हैं, अगर उन्हें कुछ एक्सपेंशन करना है तो उनके लिए ये बहुत सूटेबल योजना है। या कुछ महिलाएं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर प्रोडक्शन का काम करती हैं, जैसे खाकरा बनाना या और कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत सूटेबल स्कीम है। और गुजरात में इस योजना के लिए काफी स्कोप है, बहुत अच्छा अवकाश है, काफी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो दूसरी योजना है मुद्रा योजना। ये भी इन दिनों काफी चर्चा के अंदर योजना है और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा योजना, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का प्रावधान है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंसिपल अप्रूवल 59 मिनट्स में हो जाता है, ऐसा क्लेम सरकार करती है। कहीं से भी किसी भी बैंक से लोन लिया जा सकता है और सरकार का ऐसा कहना है कि आपको कठिनाई मुक्त अनुभव ये लोन लेते समय होगा, क्योंकि बहुत सारे लोन लेने के अंदर आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, फॉर्मेलिटीज, सिक्योरिटी, ये वो दुनिया भर की जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मेलिटीज का जो है वो दायरा छोटा है और यहाँ पर बिना कठिनाई के लोन लेंगे ऐसा अनुभव आप कर सकते हैं। इसकी जो पूरा विवरण पढ़ना हो योजना का तो psbloansin59minutes.com पर जाकर ये योजना को समझा जा सकता है। ये माइक्रो लोन्स की योजना है मुख्यतः और इसमें 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। जो अगर घर परचेज करना है तो उसके लिए भी ये अवेलेबल है, बिजनेस करने के लिए, व्यक्तिगत कारणों से अगर चाहिए तो भी लोन मिल सकता है। और ऑटो लोन्स, व्हीकल खरीदना है चाहे वो कॉमर्शियल हो या पर्सनल यूज के लिए व्हीकल हो तो लोन अवेलेबल है। इसमें एलिजिबिलिटी लगभग सभी को है, स्मॉल बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोसेसर्स, सर्विस सेक्टर के लोग या छोटे व्यापारी, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, वो सभी कवर्ड हैं। और उसके अंदर देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो 65 वर्ष तक का है वो लोन अप्लाई कर सकता है, यानी 18 से 65 वर्ष की आयु का व्यक्ति लोन अप्लाई कर सकता है। प्रोप्राइटरी फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रोफेशनल्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सभी जो है इस योजना में लोन लेने की पात्रता रखते हैं। इसमें इस योजना के 3 प्रोडक्ट हैं। पहला है शिशु, किशोर और तीसरा तरुण। शिशु के अंदर 50,000, क्योंकि ये योजना माइक्रो लोन्स की है, इसमें इसलिए इसके 3 प्रोडक्ट्स अलग अलग किए हैं और इसमें 50,000 तक के लोन शिशु योजना के तहत दिए जाते हैं और किशोर योजना में 50,000 से 5 लाख रुपए तक के लोन है और तरुण योजना में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन। साथियों, अभी यदि आपको स्मरण में हो तो शिशु लोन पर पिछले ही महीने केंद्र सरकार ने 2% इंटरेस्ट सबवेंशन डिक्लेयर किया है, जिसका अर्थ यह है कि शिशु लोन लेने वाले व्यक्ति को का 2% इंटरेस्ट केंद्र सरकार बैंक को भरने वाली है। तो इस तरीके से उनको जो है थोड़ा सा रिबेट भी है इस योजना में, लेकिन वो सिर्फ शिशु योजना पर ही एप्लीकेबल है। ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें लोन कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लगती है और कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है इस योजना में लोन अप्लाई करने पर। इसमें जो खास बात है कि इसमें नई योजना के साथ जो पुराने बिजनेसमैन है, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज हैं, वो भी अपने एक्सपेंशन के लिए इस योजना में लोन अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट में भी कहीं कुछ कमी है और इसमें ऑलमोस्ट इस देश की सभी बैंकें ये इस मुद्रा लोन प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग एनबीएफसीज एंड एमएफआईज। तो ये योजना भी, इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगी और
और www.udaymimitr.in, मैं इसे रिपीट करता हूं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, www.udaymimitr.in। इस पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, लेकिन इसमें क्योंकि ये छोटे व्यापारियों के लिए है, उन्हें बहुत तकलीफें आती हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, तो उन्हें हमारे किसी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं या अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्हें कहीं ना कहीं समाज को के लोगों को, जो छोटे या निम्न आय वर्ग के लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें कहीं सहायता करने की आवश्यकता है। मैं उसी भावना को रिपीट करता हूं जो अभी उर्मी बेन ने भी यही बात कही थी। साथियों, ये दो योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा माइनॉरिटी के अंदर भी एक योजना है, उसमें दो स्कीम्स हैं, क्रेडिट लाइन नंबर 1, क्रेडिट लाइन नंबर 2, और इसके अंदर मैक्सिमम जिसकी आय 6 लाख रुपए तक है वो अप्लाई कर सकता है। वैसे तो इसमें 30 लाख रुपए तक भी लोन मिल सकता है, लेकिन ये माइक्रो लोन की योजना है और बहुत छोटे छोटे अमाउंट की को ही ये सैंक्शन किया जाता है। इसमें 8% पुरुष वर्ग के लिए और 6% महिलाओं के लिए इंटरेस्ट रेट है, और इसके अंदर अप्लाई करना हो तो गुजरात माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये गुजरात के अंदर इस्टेब्लिश किया हुआ है, और ये जो है माइनॉरिटी लोन देने का काम करता है। जरा 2-4 आवाजें आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। टर्म्स कंडीशंस इसकी बहुत सिंपल है, 6 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड है, उसके बाद जो है 5 साल में पेमेंट करना होता है। आधार कार्ड आवश्यक होता है, आधार कार्ड नहीं होगा तो लोन, कोई भी लोन नहीं मिलेगा, और इसमें भी छोटे छोटे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हर जिला मुख्यालय पर जो अपनी यहाँ बहुमाली भवन है, वहां पर 50 वर्ग का जो ऑफिस है, वहां पर जाकर अप्रोच करने पर गुजरात माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो भी व्यक्ति है वो आपको अटेंड करेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आदि वहां से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये 3 योजनाएं जो हैं मुख्यतः लोन की हैं। साथियों, अब अपन चर्चा करेंगे एमएसएमई की। एमएसएमई का जो ये वृक्ष है, ये इतना सशक्त है और सक्षम है कि इस देश को आत्मनिर्भरता के फल दे सकता है। साथियों, सबसे पहले तो समझे कि एमएसएमई का अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग या उद्यमी, एमएसएमई। और अगर आपको याद हो तो कुछ वर्षों पहले तक एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। उसका जो है कायाकल्प 2006 में किया गया, और एक नया अधिनियम भी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है जिसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। और ये साथियों, उसके बाद इस सेक्टर ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है देश में, और ये बहुत वाइब्रेंट सेक्टर है, बहुत गतिशील सेक्टर है भारतीय अर्थतंत्र के अंदर, इंडियन इकोनॉमी में। और ये मुख्य स्रोत है विकास का और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, स्वरोजगार सृजन, और जीडीपी के अंदर इसका जो अंशदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो 30% के आसपास है एमएसएमई सेक्टर का, और एक्सपोर्ट में इसका कंट्रीब्यूशन 48% जितना जा रहा है, जिसे अभी अगले साल या 2 सालों के अंदर 60% ले जाने का भारतीय सरकार की जो है वो नीति रहेगी। और ये लगभग एमएसएमई सेक्टर पूरे देश के अंदर 40% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से भी बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के क्षेत्र में ज्यादा बड़ा है। और इसके अंदर अभी तक 1,32,00,000 यूनिट, एमएसएमई यूनिट रजिस्टर हुई हैं। साथियों, यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। ऐसा अनुमान है कि लगभग देश में 7 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स वर्क कर रही हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ अभी 1.5 करोड़ से भी कम यूनिट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है एमएसएमई में। इसका कारण एक ये हो सकता है कि लोगों को या देशवासियों को इसके बारे में, एमएसएमई सेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से हो सकता है उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने की वजह से कितना नुकसान उन्हें हो रहा है, किस किस तरीके के लाभ वो ले सकते हैं, उसका उन्हें अंदाज नहीं है। अगर वो होता तो डेफिनेटली करवा सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम जो है कम्युनिटी के अंदर ये प्रोपोगेट करें
कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत निहायत आवश्यक है। साथियों, इसके परिभाषा देखें तो ये परिभाषा अभी रिसेंटली प्रपोज हुई थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कोविड रिलीफ पैकेज प्रस्तुत किया 13 मई 2020 को, तो उन्होंने पहले दिन एमएसएमई को प्राथमिकता दी थी। उससे भी हमें ये समझ में आता है कि ये सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए। और उन्होंने उस दिन ये प्रपोज किया था कि एमएसएमई की अब नई परिभाषा होगी, नया क्लासिफिकेशन होगा और 1 जुलाई से उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है, उसे प्रभावी कर दिया गया है। साथियों, इसमें 3 तरह की कैटेगरी है जो पहले भी थी, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो यानी बहुत सूक्ष्म इंडस्ट्री, यानी बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री। स्मॉल जो लघु उद्योग, और मीडियम यानी मध्यम कद के उद्योग। इसकी क्लासिफिकेशन में इसका जो पहले का जो धोरण था उसमें काफी परिवर्तन किया गया है। इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग अब मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ तक की यदि इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो वो इंडस्ट्री माइक्रो के अंदर गिनी जाएगी। और यदि उनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो भी वो माइक्रो के अंदर गिनी जाएगी। स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर ये लिमिट 10 करोड़ की है इन्वेस्टमेंट की, और टर्नओवर जो है 50 करोड़ है। इसी तरीके से मीडियम के लिए, मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए ये इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है वो 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ किया गया है। ये जो अभी इसे एनहेंस किया गया है, ये सब लिमिट्स को, ये दर्शाता है कि सरकार की प्रतिबद्धता एमएसई सेक्टर के लिए कितनी है, और आने वाले समय में इतना जबरदस्त लाभ जो है और भी दिए जाने वाले हैं, जिनको हमें वाचफुल रहकर समझना होगा, समय से उनका अध्ययन करना होगा ताकि हम वो लाभ ले सकें। मित्रों, पहले सर्विस यूनिट्स की परिभाषा अलग थी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अलग थी। अब दोनों की एक ही परिभाषा है। और इन्वेस्टमेंट की यहाँ परिभाषा समझने की आवश्यकता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा, अदर और इट विल बी टेकन इनटू अकाउंट इन दिस वे। साथियों, ये कुछ लाभों के ऊपर अपन जो है थोड़ा सा फोकस करेंगे कि एमएसएमई यूनिट्स को किस किस तरीके के लाभ मिल रहे हैं। पहला है, एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स। इसमें मीडियम नहीं है, सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स के लिए है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीजीटी एमएसएमई एमएससी। ये योजना में 100% लोन दिया जाता है। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 100% लोन दिया जाता है। नो मार्जिन मनी, नथिंग, नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड। और इसके अंदर बहुत ये 2 करोड़ तक के लोन देने का इसमें प्रावधान है। और कंसेशनल रेट्स, इंटरेस्ट रेट है, बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, सब्सिडीज हैं, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से भी हैं। तो ये एक योजना ऐसी है कि इसके अंदर एक टेक्नोक्रेट, एक या हमारा युवा साथी या जो अनुभवी बिजनेसमैन है, वो इस योजना का लाभ बहुत आसानी से ले सकते हैं। सीजीटी एमएसएमई में 2 करोड़ तक के प्लान है। और जो यूनिट्स डालना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव योजना है। साथियों, इसके अतिरिक्त वेवर इन सिक्योरिटी डिपॉजिट इन गवर्नमेंट टेंडर्स। तो आप जानते हैं कि टेंडर्स के जब लगते हैं तो उसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी होती है। बीडिंग करने से पहले उसमें डिपॉजिट देनी होती है। तो वो माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स के लिए वो कंडीशन नहीं रखी गई है। अगर वो टेंडर सबमिट कर रहे हैं, बीडिंग कर रहे हैं, तो उन्हें किसी भी तरह की अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा डिलेड पेमेंट प्रोटेक्शन, ये भी माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स के लिए है कि यदि उन्होंने कहीं भी सरकार में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या फिर पीएसयूज हो, जिसे पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स कहते हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, अगर वहां कोई भी सप्लाई करी है तो 45 दिन के अंदर उन्हें लाजमी, कंपल्सरीली, मैंडेटरीली पेमेंट उन्हें करना ही है। वो इन दोनों यूनिट्स का, माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स का पेमेंट 45 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकते, ऐसा कायदा है। और मित्रों, इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, यानी एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रेड्स, TREDS ट्रेड्स। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है और ये पिछले 2 वर्षों से कार्यरत है। इसमें जैसे ही यूनिट का बिल जनरेट
जनरेट होता है, कोई सप्लाईज जा रही हैं, तो उसको वो इमीडिएट एनकेश कर सकते हैं इस ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म से। साथियों, ये तीनों जो वेवर इन सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिलेड पेमेंट प्रोडक्शन एंड ई डिस्काउंटिंग सिस्टम ऑफ द बिल्स, ये तीनों जो हैं, ये छोटी यूनिट्स को, ये जो प्रतिस्पर्धात्मक युग है, कंपटीशन का जमाना है, उसके अंदर ये छोटी यूनिट्स अपने आप को सरवाइव कैसे कर सके, उनका कैश फ्लो कैसे मेंटेन हो, उनके हाथ में लिक्विडिटी कैसे रहे, उसके लिए ये सरकारी प्रयास हैं। और साथियों, इसके अलावा मार्केट भी उनके लिए किस तरीके से खोला जा सकता है, उसके भी प्रयास सरकार ने जो है कुछ किए हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स हों, वो सब जो है उन्हें कंपल्सरीली 25% उनकी बाइंग का जो है वो एमएसएमई से करना होगा, ये नियम है। और इसके अंदर आप देखिए कि किस तरीके से हमारी छोटी यूनिट्स के लिए, एमएसएमई यूनिट्स के लिए मार्केट ओपन करके दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसके बारे में आम व्यक्ति को जानकारी नहीं है, लेकिन ये चाहे वो कैश लिक्विडिटी हो या फिर जो है मार्केट अपॉर्चुनिटीज हो, तो ये बहुत कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो सरकार ने एमएसएमई को दी है। 15% वेटेज इन प्राइस प्रेफरेंस, देखिए ये एक और एडवांटेज है कि एक टेंडर के अंदर यदि जो लोएस्ट प्राइस आया है, लोएस्ट फर्स्ट प्राइस आया है, वो एमएसएमई यूनिट का नहीं है और किसी यूनिट का है, लेकिन यदि एमएसएमई यूनिट का प्राइस 15% तक भी ऊपर है, तो भी प्रेफरेंस जो है वो एमएसएमई यूनिट को दिया जाएगा, आउट ऑफ वे जाकर भी। दिस इज ए रूल। ये भी एक जो है बहुत एडिशनल या बहुत अट्रैक्टिव एडवांटेज है जिसका हमारी एमएसएमई यूनिट्स लाभ ले सकती हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, इसमें जो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं या एक्सपोर्ट में की एमएसएमई यूनिट्स हैं, उन्हें ओवरसीज एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी कुछ रिबेट दी जाती है। एयर फेयर और स्टॉल के जो चार्जेस होते हैं वो पे किए जाते हैं। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इस स्कीम के तहत हर बैंक को, प्रत्येक बैंक की प्रत्येक ब्रांच, चाहे वो एक सिटी में जितनी भी ब्रांचेस हैं, उन सबको मिनिमम एक लोन महिला एंटरप्राइजेस को और एक लोन शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को या एंटरप्रीन्योर्स को देने की जो है वो नियम है। इस योजना के तहत उन्हें देना ही पड़ेगा। महिलाओं के लिए ये जो है एक बहुत अच्छी सुविधा है और हमारी जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसका लाभ ले सकती हैं। साथियों, कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वैसे तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन टैरिफ्स के अंदर जो है वो काफी कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है उसका एग्जेम्पशंस हर उसके अंदर, हर स्टेट के अंदर दिया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं, चाहे वो आईएसओ सर्टिफिकेशन हो या बारकोड रजिस्ट्रेशन फी हो या फिर पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना हो, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, इन सब के लिए, या क्वालिटी सर्टिफिकेशन जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है एक्सपोर्ट या उन सब के अंदर, तो ये इन सब में जितना भी खर्चा आता है उसका लगभग आधा खर्चा सरकार वहन करती है। क्योंकि आईएसओ सर्टिफिकेट लेना हो तो बहुत लैक्स में खर्चा है, इनमें काफी जो है फीस तगड़ी लगती है, तो ये सरकार जो है उन्हें कहीं ना कहीं वो रिबेट देती है, कंसेशन देती है। ये अच्छी सुविधाएं जो है एमएसएमई यूनिट्स के लिए प्रोवाइड की हुई है। वन स्कीम इज देयर, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट स्कीम, दैट इज कॉल्ड जेड, ये स्कीम का नाम है। इसके अंदर टेक्निकल कंसल्टेंट्स जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ कंसल्टेंट्स को हर राज्य सरकार ने प्रोवाइड किए हुए हैं जो डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के ऊपर अवेलेबल रहते हैं, और उनसे जो है किस तरीके से टेक्निकल कंसल्टेंसी लेकर वेस्टेज को कम करना और प्रोडक्शन को बढ़ाना, इस तरीके की जो भी कंसल्टेंसीज है, टेक्निकल सेवाएं हैं, वो उनसे प्राप्त की जा सकती है। और उनका जो खर्चा है कंसल्टेंट्स को का जो फी है, उसमें भी लगभग 50% के आसपास राज्य सरकार या एमएसएमई डिपार्टमेंट वहन करता है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन में भी जो है वो फी जितनी लगती है उसका आधा जो है सरकार वहन करती है। एनएसआईसी परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग्स, बैंक इंटरनल
क्रेडिट रेटिंग करता है और उसमें अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो कुछ इंटरेस्ट के अंदर रिबेट मिलता है। लेकिन हम आउटर एजेंसी से भी जैसे एनएसआईसी है या आउटर एजेंसी है, इसके माध्यम से भी परफॉर्मेंस रेटिंग करवा सकते हैं और उसका लाभ एमएसएमई यूनिट्स को मिल सकता है। मित्रों, स्टेट्स भी काफी कुछ देती हैं इसके अंदर, सपोर्ट करती हैं, क्योंकि हर राज्य को देखिए केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम्स है अल्टीमेटली उनका क्रियान्वयन जो है, इम्प्लीमेंटेशन, वो जमीनी स्तर पर राज्य सरकार में होता है, राज्यों में होता है। तो राज्य की अपनी इंडस्ट्रियल कल्चर क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी जो है रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, तो सरकार उस हिसाब से जो है योजनाओं को, जो केंद्र सरकार की जो नॉर्म्स हैं स्कीम्स के या गाइडेंस हैं, उनको जो है वो अपनी तरीके से उसको रिप्रोड्यूस करती हैं, कुछ स्पेशल अट्रैक्शंस इंडस्ट्रीज को सामने फेंकती है, क्योंकि एक बैकवर्ड एरिया में कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा तब तक कि इसको कोई स्पेशल अट्रैक्शन न हो। तो राज्य सरकारें, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है जिसको अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से होना चाहिए, सभी रीजन्स में होना चाहिए। आज गुजरात में भी देखें तो बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं, बहुत सारे तालुकाज ऐसे हैं जहां पर आज भी कुछ इंडस्ट्रीज नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, जहां बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी खड़ी होती हैं, वो न हो इसके लिए जो है वो बैलेंस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन या मतलब सेटअप होना चाहिए। तो उसके लिए राज्य सरकारें अब प्रयास कर रही हैं, उन्हें ये बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए वो बहुत सारी स्कीम्स, एडिशनल सब्सिडीज, स्पेशल सब्सिडीज, जनरेटर सब्सिडी, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडीज, इस तरह की स्कीम्स समय समय पर आती रहती हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम। अभी सब राज्यों ने जो है, सब आप जानते हैं कि सब कुछ जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। अभी एक इंडस्ट्री चाहे वो आपको छोटी सी भी डालनी हो तो लगभग 10-12 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस या परमिशन लेने की जरूरत होती है, और एक आदमी जो है वो परमिशन लेते लेते ही उसको 1-2 साल निकल जाता है। इस तरह की सिचुएशन हमने जो है देखी है, अनुभव की है। अभी ये सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो ये डालना चाहता है इंडस्ट्री, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहां अप्लाई कर दिया, सब कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके बाद इट इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो विद इन टाइम बाउंड लिमिट एंड इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये जो है लगभग ये सिस्टम सभी राज्यों में आ गया है, गुजरात में भी ये सिस्टम है। लेकिन अभी इस सिस्टम को समझना और इसका लाभ लेना वो जो है हमारे एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत जरूरी है। सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटीज, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन सपोर्ट, जो अभी हमने जेड स्कीम की बात की थी, टेक्निकल सपोर्ट जो है वो सभी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। और डेवलप्ड साइट्स फॉर वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य सरकारें, अभी चाहे वो गुजरात सरकार हो या दूसरे राज्यों की सरकार हो, वो लैंड बैंक जो है वो इस्टेब्लिश कर रही हैं। कहाँ कहाँ पर लैंड अवेलेबल है, चाहे वो गोचर की हो या एग्रीकल्चर लैंड या जो है वो अनयूज्ड लैंड है, उन पर जो किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेटअप हो सकता है या वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, वो उस पर जो है बहुत बड़े लेवल पर पॉलिसी के अंदर आया है और कामकाज हो रहा है। मैं ये निवेदन करूंगा स्पेशली जैन कम्युनिटी के लोगों से कि ये योजना जो है लैंड जहां अवेलेबल है वेयर हाउसेस के लिए या इंडस्ट्री डालने के लिए, उस पर वॉचफुल रहना चाहिए। क्योंकि अभी जो सुविधाएं आ रही है, अभी ये होता था कि साहब अभी तो करोड़ रुपए की तो जो है जमीन ही चाहिएगी, अगर इंडस्ट्री डालनी है तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन अभी तो जो है सब कुछ लीज पर भी अवेलेबल है, इतनी सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की जा रही हैं। तो ये अभी हम अभी अगली स्लाइड में बात करेंगे कि जो वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जो लैंड मिल रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, आइए उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि राज्य सरकारें जो एमएसएमई को जो बेनिफिट्स देती हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, वो तो मिलते ही हैं। लेकिन इसके अलावा केंद्र सरकार भी अलग से कुछ सब्सिडीज देने का प्रावधान उन्होंने कर रखा है। आइए देखते हैं वो किस तरीके से है। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एक एग्जिस्टिंग यूनिट यदि वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में जा रही है, मॉडर्नाइजेशन में जा रही है और कुछ
सर्टेन कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को वो फुलफिल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो वो लोन लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर टेक्निकल अपग्रेडेशन में गए तो नई मशीनें आने वाली है, नई मशीनें स्टेब्लिश होने वाली हैं, तो वो उनका जो है टर्म लोन अगर लिया गया है तो उस पर 15% सब्सिडी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देने का प्रावधान गुजरात सरकार का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये दिस इज अपार्ट फ्रॉम एनी सब्सिडी बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। ये इसके अंदर 51 सब सेक्टर्स हैं या 51 प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ये सब्सिडी आज की तारीख में अवेलेबल है केंद्र सरकार की। और ये अगर 51 प्रोडक्ट्स या सब सेक्टर्स कौन से हैं वो अगर आपको देखने हैं तो ये www.dcmsme.gov.in पर जाकर ये 51 सब सेक्टर्स की लिस्ट को जो है चेक किया जा सकता है। और यदि उसमें आप कहीं फिट बैठते हैं तो इसका लाभ, इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। साथियों, नाबार्ड की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो नाबार्ड जिसे कहते हैं कि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ये बहुत सारी योजनाएं चलाता है, बहुत सारी स्कीम लोन की योजनाएं हैं। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, लेकिन हमारे जैसे लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। अभी हमने बात की थी कि वेयर हाउस कंस्ट्रक्शंस के लिए राज्य सरकारें जमीन दे रही हैं। तो अभी यदि आपने फाइनेंस मिनिस्टर का जो मई में कोविड रिलीफ पैकेज के समय पूरा लेक्चर सुना हो, तो ऐसा कहा गया था कि फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फ्रूट्स या वेजिटेबल प्रोसेस इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा बूस्टअप देने की भारत सरकार की योजना है। और उसके तहत क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, एग्रीकल्चर क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, और उन क्लस्टर्स पर जो है चाहे वो वेयर हाउसेज हो या एंसिलरीज हो, वो डालने की बहुत बड़े स्तर पर आवश्यकता पड़ने वाली है। सो इट इज एडवाइजेबल फॉर आवर कम्युनिटी टू बी वेरी वॉचफुल एंड विद इन timely understand the various schemes being declared by the government of India, so as we can grab the opportunity और उन स्कीमों का हम लाभ ले सकें। साथियों, नाबार्ड की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए हो, आपकी जानकारी के लिए 10,000 मेट्रिक टन के कैपेसिटी के गोडाउन्स बनाए जा सकते हैं। उसके लिए लोन भी मिलता है और 30-35% की सब्सिडीज भी मिलती है। वहां तक जो है इस तरह की ग्रीन हाउस सब्सिडी के लिए है। ग्रीन हाउस आपने देखा होगा, एक स्ट्रक्चर है आयरन का, उसको कपड़े से ढका हुआ है और नीचे जो है अंदर खेती हो रही है, वो उसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। उसके लिए सब्सिडीज हैं। कोल्ड स्टोरेज चेन के लिए जो है सब्सिडीज है, क्योंकि अभी जिस तरीके से क्लस्टर्स बनाने की बात हो रही है, जहां पर फूड इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आने वाली है, वहां पर जो है कोल्ड स्टोरेज का बहुत बड़ा स्कोप खुलने वाला है। और सरकार उसके लिए जमीन भी देगी, सब कुछ अवेलेबल करवाएगी, प्रोवाइडेड इन स्कीमों को हम ढंग से समझे और उनका लाभ ले सकें। मित्रों, एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स डालने के लिए 25% की सब्सिडी है। सो दीज आर ऑल अट्रैक्टिव सब्सिडीज। और देखिए कि आप किस तरीके से आधा खर्चा जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो ओवरऑल हम आधे से ज्यादा जो है सब्सिडीज और इंसेंटिव्स में आज की तारीख में लाभ ले सकते हैं। ये इस तरीके का एनवायरमेंट भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा एमएसएमई को बूस्टअप करने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव ऑल्सो। इनकम टैक्स बेनिफिट, अभी 2020 में केंद्र सरकार के बजट में एक योजना आई है जिसके अंदर यदि कोई भी यूनिट जो अब लगेगी 2020 से लेकर, और यदि वो 2023 31 मार्च 2023 तक अगर प्रोडक्शन में आ जाते हैं तो उनके लिए लाइफ लॉन्ग, ये दिस इज फॉर द कंपनीज ओनली, नॉट फॉर द प्राइवेट और पार्टनरशिप फर्म्स, बट फॉर द कंपनीज। तो उन्हें जो है सिर्फ 15% ही इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जिसकी आज रेट जो है वो 25% है। एंड दिस इज फॉर लाइफ लॉन्ग टिल द इंडस्ट्री सर्वाइव। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है, इसका भी लाभ लेना चाहिए और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। आपके जो कंसल्टेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथियों, ये कुछ योजनाएं थी जो एमएसएमई के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और किस तरह की योजनाएं जो हैं केंद्र की हैं, उस पर
अपन ने चर्चा की है। और मित्रों, अभी मैं एक जो फाइनेंस एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं, क्योंकि जैन समाज में फाइनेंस एक्टिविटीज करने वाले लोग, व्यापारी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो ब्याज बट्टे का धंधा करते हैं, मनी लेंडिंग का धंधा करते हैं, या शहरों के अंदर भी फाइनेंस एक्टिविटीज करते हैं, उनके लिए ये योजना है। क्योंकि ये योजना में आप सभी जानते हैं कि ये जितना भी ब्याज बट्टे का धंधा है, सराफी बिजनेस है, लेन देन का बिजनेस है, वो बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से वर्षों से या शताब्दियों से एक स्टाइल में ही जो है वो संचालित हो रहा है। लेकिन समय बदला है, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, सब टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है सारे सिस्टम्स जा रहे हैं। कैश को किस तरीके से अवॉइड किया जाए, उसके सारे प्रयास सरकार के भी हैं। तो ये बिजनेस के अंदर आज भी जो है सारा कैश बिजनेस ही, हैंडलिंग जो है कैश होता है। इसमें कहीं इसको बदलने की आवश्यकता है। लेकिन साथियों, एमएसएमई के अंदर वो सब व्यापारी जो लेन देन का काम करते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। एमएसएमई के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रावधान है। एनआईसी यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कोड 2008 जो बुकलेट है, उसके कोड, उसमें कोड है 64990। इस कोड के तहत कोई भी ऐसा व्यापारी जो लेन देन का सराफी बिजनेस करता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसका एक एडवांटेज ये है कि उन्हें एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने पे माइक्रो फाइनेंसिंग अवेलेबल होगा, वो लोन ले सकेंगे बैंक से, और उसके ऊपर कुछ सब्सिडी का भी प्रावधान होगा, तो वो भी जो है एडवांटेज उन्हें मिलेगा। साथियों, ये पॉन ब्रोकर भी जो है रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन का सिस्टम क्या है वो अभी अपन जनरल सबके लिए डिस्कस करेंगे। तो इनके लिए भी क्या सिस्टम है वो ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये बहुत एडवाइजेबल है, क्योंकि वर्षों से या शताब्दियों से चला आ रहा एक ही ढर्रे पर, एक ही पैटर्न के अंदर ये बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। इसकी लाइफ जो है आगे बहुत अच्छी नहीं है। इसमें कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की आवश्यकता है। व्हाट आई मीन टू से यू कैन वेल अंडरस्टैंड। तो ये बहुत आवश्यक है, इसके अंदर जो है ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सिटी के अंदर भी जो हमारा मनी लेंडिंग का काम करते हैं व्यापारी वर्ग के लोग, उन्हें भी ये आइडिया नहीं है कि हम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उन्हें भी चाहे जैसे ऑटो फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, जो इस तरीके की फाइनेंसिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये एडवाइजेबल है कि ये एमएसएमई के अंदर वो रजिस्ट्रेशन करवाए। अभी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किसमें होगा, ये समझते हैं। अभी 1 जुलाई से पुराना जो सिस्टम था एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन करवाने का, वो उसमें परिवर्तन किया गया है। नाउ उद्यम रजिस्ट्रेशन इज मेड एप्लीकेबल, और ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ है। उद्यम रजिस्ट्रेशन कौन कौन करवा सकते हैं, कौन कौन पात्रता रखते हैं, पहले अपन जो है ये चेक करते हैं। एस्पायरिंग यूनिट्स यानी जो नई इंडस्ट्री अब लगने वाली है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, वो उनके लिए जो है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, क्योंकि पुराना रजिस्ट्रेशन सिस्टम अब उनके लिए, नई यूनिट्स के लिए बंद कर दिया गया है। ये 1 जुलाई से उद्यम रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। इसमें एप्लीकेशन करना बहुत सिंपल है, ऑनलाइन सिस्टम है, और उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा नहीं जाएगा, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। और बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी उसमें एप्लीकेंट ने जो भी फिल किया है, जो भी कॉलम है या जो भी प्रश्न है वो पूछा गया, उसका उत्तर जो दिया है उसको जो है सही माना जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ डिक्लेरेशन एंड नो क्वेश्चन ऑन दैट फॉर्म विल बी रेज्ड। उस पर किसी भी तरह की उंगली नहीं उठाई जाएगी, और उनको इमीडिएट जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद सर्टिफिकेट, कुछ दिनों के अंदर सर्टिफिकेट भी उनको हाथ में आ जाता है। ये इसका पोर्टल है, पोर्टल के ऊपर जाकर करना है। कि ये किसी भी तरह की फीस नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का कोई एक नए पैसे का फीस नहीं है, क्योंकि इसमें जब उद्यम रजिस्ट्रेशन खोलते हैं तो बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं उनके भी वेबसाइट्स खुलती हैं, तो उसमें अगर चले गए तो फिर जो है वो कुछ 1000-2000 रुपया मांग लेते हैं। उसकी भी शायद आवश्यकता नहीं है। इतना सिंपल ये है टू अप्लाई द एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरी सिंपल, कि इसमें किसी भी कंसल्टेंट की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसमें सीधा ही आप स्वयं, अगर आप नई इंडस्ट्री डालना चाहते हैं या सर्विस सेटअप में जाना चाहते हैं, तो आप स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिर्फ आधार नंबर जरूरी है,
वो भी आधार की कॉपी अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आधार नंबर एक जगह आपको डालना है जहां आधार नंबर का कॉलम है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। मित्रों, ये बात हुई जो इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर अब नए आ रहे हैं, जो नए अब सेटअप आने वाला है उनके लिए है। और एग्जिस्टिंग यूनिट्स, देखिए अभी हमने बात की थी कि नया क्लासिफिकेशन एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का जो है वो एनहेंस हुआ है, उनका क्लासिफिकेशन चेंज हुआ है। उसके अनुरूप अब जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको भी कंपलसरीली उद्यम रजिस्ट्रेशन में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उन्होंने पहले उद्योग आधार मेमोरेंडम पर जो है उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा था, लेकिन अब जो है उन्हें ये दोबारा से उद्यम रजिस्ट्रेशन में करना पड़ेगा। आई रिपीट अगेन विद द अंडरलाइन कि एवरी एमएसएमई यूनिट हैज टू कंपल्सरीली गो फॉर दिस उद्यम रजिस्ट्रेशन। दिस इज इसका पर्पस ये है कि वहां जो क्लासिफिकेशन में जो एनहेंस हुई है आपकी लिमिट, अभी जो पहले 25 लाख थी अब वो 1 करोड़ हो गई, जो 1 करोड़ थी वो 10 करोड़ हो गई, और जो 5 करोड़ थी वो जो है 50 करोड़ हो गई, या 10 करोड़ थी वो 50 करोड़ हो गई। तो उसके हिसाब से आपका नया क्लासिफिकेशन क्या आ रहा है, आप माइक्रो में है, मीडियम में है या स्मॉल में है, वो क्लासिफिकेशन दोबारा करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए जो है ये रीक्लासिफिकेशन सिस्टम या एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए कंपलसरीली उद्यम रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। मित्रों, अब इसको जो है एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए इसको आईटीआर और जीएसटीआर से लिंक कर दिया गया है। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया पिछले साल का, और जीएसटी का भी जो एनुअल रिटर्न फाइल किया है, वो उसके कुछ आपको जो है वो फिगर्स उसके अंदर देनी है। तो उसके आधार पर आपका जो है रिक्लासिफिकेशन निश्चित होगा और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है, आप माइक्रो में है, स्मॉल में है या मीडियम के अंदर है। ये अभी एग्जिस्टिंग यूनिट्स कभी भी आज की तारीख से लेकर 31 मार्च 2021 तक उन्हें रजिस्ट्रेशन कभी भी कराने की छूट रहेगी, लेकिन 31 मार्च 2021 तक कंपलसरीली उनको करा लेना पड़ेगा। ये नियम है, इसमें कहीं भी कोई भी जो है छूट नहीं है। इसलिए इट इज एडवाइज्ड फॉर एवरी एमएसएमई यूनिट दैट दे गो फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। और इसमें भी जो है सिंपल है, इसके अंदर भी उनके लिए भी कोई फीस नहीं है, सेम एप्लीकेशन। सिर्फ उनको जो है आईटीआर की डिटेल्स जो मांगी गई है, जो फिगर्स आपने आईटीआर में भरी है, आपकी प्लांट एंड मशीनरी की क्या वैल्यू है या दूसरी क्या वैल्यूज हैं, अलग अलग कुछ सेक्शंस होंगे उसके अंदर, वो भरने हैं। बहुत सिंपल है। और इसी तरीके से आपका जो एनुअल रिटर्न है जीएसटी का, उसकी डिटेल्स आपको भरनी है, क्योंकि अभी जो क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू प्लस टर्नओवर दोनों चीजों को कंसीडर किया गया है क्लासिफिकेशन या डेफिनेशन में। तो ये दोनों जो है डिटेल आप यहाँ डालेंगे तो फिर ये आपके आधार से लिंक हो जाएगा, और प्रतिवर्ष ये ऑटोमेटिक जो है ये पकड़ेगा आपके जो रिटर्न्स हैं उनको। और अगर आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, इसे बोलते हैं ऑटो अपडेट ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर वो चेंज हो रहा है तो आपको उसकी सूचना भी आ जाएगी। से फॉर एग्जांपल कि एक माइक्रो यूनिट है जिसको 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट तो जो है विद इन लिमिट से 1 करोड़ से नीचे का है, लेकिन अगर उन्होंने 6 करोड़ का टर्नओवर कर दिया है 1 साल के अंदर, तो उनका जो है क्लासिफिकेशन वो माइक्रो से निकलकर जो है स्मॉल के अंदर आ जाएगा, जिसकी सूचना उनको दी जाएगी। इस तरीके का ये जो है सारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। सो आई विल अगेन रिपीट दैट फॉर द एग्जिस्टिंग एमएसएमईज इट इज एसेंशियल टू गो फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। और जब करना ही है तो हमें 31 मार्च तक का वेट नहीं करना चाहिए, उसको इमीडिएट हमें जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। मित्रों, अब देखेंगे कि इसमें पात्रता कौन रखता है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन कौन व्यक्ति उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकता है या कौन यूनिट्स करा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग यूनिट्स, जो नई यूनिट्स आने वाली है वो तो करेंगी ही, लेकिन एग्जिस्टिंग यूनिट्स को भी करना कंपलसरी है। इसी तरीके से सर्विस प्रोवाइडर सर्विस यूनिट्स जो हैं, चाहे वो पुरानी हो या नई आने वाली हो, उनको भी उद्यम रजिस्ट्रेशन में जाना है। पान ब्रोकर्स, जो मैंने अभी बताया था कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं, उन्हें जो करना चाहिए, ऐसा हम जो है उन्हें सजेस्ट करेंगे, वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेडर्स हैं, अभी हमने क्लासिफिकेशन में कई ट्रेडर्स नहीं आया है, लेकिन कुछ ट्रेडर्स भी एमएसएमई के अंदर रजिस्टर होते हैं। जो कुछ लोग जो है अनम्यूट है, उन्हें जरा म्यूट कर दीजिए चेक करके। ट्रेडर्स
कुछ ट्रेडर्स हैं जो क्लासिफाइड बस देख रहा है ना, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। कल्पना बेन जरा चेक करिए, ये कुछ लोग अनम्यूट है, उन्हें म्यूट करिए। ट्रेडर्स, यदि आपको देखना हो कि कौन से ट्रेडर्स जो हैं वो क्लासिफाइड हैं और वो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो उसके लिए एनआईसी की जो बुक है, एनआईसी 2008 की, उसमें आप वेबसाइट पर डालेंगे एनआईसी 2008 खुल जाता है, और उसका सेक्शन जी में जाइए, सेक्शन जी फॉर गॉट, जी, और उसका ग्रुप नंबर 451 एंड ऑनवर्ड्स, उसके अंदर कुछ ट्रेडर्स, चाहे वो होलसेलर्स हो या रिटेलर्स हो, उनको जो है क्लासिफाइड किया हुआ है। यदि आप उनमें से हैं तो आप इसका भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी यदि आप लोन आदि लेते हैं बिजनेस के लिए, तो उसमें भी आपको सब्सिडीज मिल सकती है। और ये पोर्टल है जिसमें आपको एप्लीकेशन करनी है, जो udyamregistration.gov.in, आई रिपीट इट, udyamregistration.gov.in, इस पर जाकर आप ये पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन एमएसएमई का करवा सकते हैं। और जैसे ही आप ऑनलाइन इसका सबमिशन करेंगे एप्लीकेशन का पोर्टल पर, तो आपको ये पिक्चर नजर आएगा जिसके अंदर आपको इमीडिएट उद्यम रजिस्ट्रेशन अलॉट कर दिया गया है। इन केस आपने सबमिट किया और आपको ये पिक्चर नजर नहीं आया, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर रिवील नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है, आपको दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करने की आवश्यकता होगी। साथियों, ये हमने एमएसएमई की जो सिस्टम्स थे, प्रोसीजर के, किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, एमएसएमई का क्या महत्व है, ये सब हमने आपको इसका विवरण देने का प्रयास किया है। मैं यहाँ एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जैन समाज जो है वो बहुत उच्च शिक्षित समाज है। हमारे युवा साथी, चाहे वो हमारी बेटियां हों या बेटे हों, वो बहुत अच्छा पढ़कर टेक्नोक्रेट्स बने हैं, प्रोफेशनल बने हैं, लेकिन उसमें से 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो सर्विस प्रीफर कर रहे हैं। और इतनी अच्छी सुविधाएं आज जो हैं वो सरकारों के द्वारा दी जा रही है, और आने वाले समय में बहुत बड़ी, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को जिस तरीके से बूस्ट करने की पॉलिसी है, बहुत सारी नई योजनाएं, बहुत सारे नए लाभ, प्रिविलेजेस अभी सरकार के द्वारा हमको हमारे सामने जो है वो फेंके जाएंगे, उन्हें कहीं हम बटोर लें, उन्हें कहीं कैच कर लें, इसकी आवश्यकता है। हमारे युवा साथियों को मोटिवेट करने की जरूरत है, उन्हें इंस्पायर करने की जरूरत है कि आप बिजनेस में आइए, फैक्ट्री डालिए, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो स्किल है, आपने जो टेक्निकल ज्ञान लिया है, उसका जो लाभ स्वयं भी लें, और देश के आत्मनिर्भर योजना के अंदर आपका कहीं कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस तरीके की जो है वो इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट हमारे युवा साथियों तक पहुंचनी चाहिए। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है, भले आज इसमें 70-75 लोग जुड़े हैं, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक मिशन है कि हम कम्युनिटी के लोगों को इन्फॉर्म करें, उनको अवेयर करें, उनको ये सारा जो जितना भी जरूरी है उनके नोटिस में लाएं कि ये इतने एडवांटेजेस मिल रहे हैं, इनका जो है लाभ हमें लेना चाहिए। और अल्टीमेटली जैन कम्युनिटी, जो हम कहते हैं कि भाई આપણે તો વાણિયા છીએ, તો વાણિયા તો જે છે કોઈ પણ વસ્તુઓ એનો લાભ લઈ જ લે છે, પણ અમે અહીં જે છે પાછળ પડી રહ્યા છીએ, એ ના હોવું જોઈએ, અને એનો લાભ આપણે સારી રીતે લઈએ, એના માટે આપણે યુવાનોને જે છે ઇન્સ્પાયર ને મોટિવેટ કરવાની દરકાર રહેશે। સાથીઓ, હવે આપણે વાત કરીએ કે ગયા અઠવાડિયે 7 તારીખે 7th of August ગુજરાત સરકારે નવી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી ડિક્લેર કરી છે, ને એનામાં એ સંકલ્પ દર્શાવે છે કે આપણે આત્મનિર્ભર ગુજરાત થકી આત્મનિર્ભર ભારત માટે આગળ વધીશું। એની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસીમાં એમ તો બહુ ડિટેલ તો ચર્ચા કરાય નહીં, ને હમણાં બધું આવ્યું પણ નહીં છે। આ એક પ્રેસ રિલીઝ આવ્યું છે, ગવર્મેન્ટે પ્રેસ રિલીઝ કર્યું છે, એના આધારે શું શું એના ફીચર્સ છે એના ઉપર થોડીક આપણે ચર્ચા કરીએ કે ગ્રોથ રેટ જે છે એ વધારવાની વાત કરે છે, અને ઇટ ઇઝ એ મેટર ઓફ પ્રાઉડ ફોર ગુજરાતીઝ કે ગુજરાતનું જે જીડીપી નું જે રેટ છે એ બીજા રાજ્યો કરતા, અને દેશનો જે ઓવરઓલ જીડીપી છે 7% આજુબાજુ, એનાથી બહુ વધારે છે, અને એનો જે એવરેજ 5 વર્ષનું છે એ 10.14% છે। ઇટ ઇઝ રિયલી એપ્રિશિએબલ, અને આનામાં આપણો બધાનો જ ક્યાં ને ક્યાંક ફાળો છે, અને એ હજુ વધે
એ જાતનું સંકલ્પ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસીમાં જે છે લીધેલું છે. અને જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન 4.0 એક નવો કોન્સેપ્ટ છે, એને કેવી રીતે જે છે એ આપણા રાજ્યમાં એ વધારે ઇન્ડસ્ટ્રી આવે એના માટે જ સરકાર જે છે બહુ વધારે પ્રયત્ન કરવાની છે. અને રિજનલ ડેવલપમેન્ટ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ જે છે બેલેન્સ્ડ થાય એના માટે જે છે દરેક રિજનને એને પ્રાથમિકતા અપાશે, એની ઇમ્પોર્ટન્સ રહેશે. અને થ્રસ્ટ સેક્ટર્સ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. એનામાં બે સેક્ટર છે, એક કોર સેક્ટર છે અને એક સનરાઈઝ સેક્ટર છે. તો કોર સેક્ટર એટલે કે જે ઓલરેડી જે સેક્ટરમાં ગુજરાતમાં ઘણું બધું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન થઈ રહ્યું છે એ કોર સેક્ટર છે. હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જેને કહીએ છીએ હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. અને સનરાઈઝ સેક્ટરમાં કઈ જાતની ઇન્ડસ્ટ્રીઝને જે છે પ્રમોટ કરવામાં આવશે એના ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. અને જે સનરાઈઝ સેક્ટર જેને આપણે કહી શકીએ કે સૂર્ય ઉદય થઈ રહ્યું છે, એ સેક્ટરને જે છે ઇન્ક્રીમેન્ટલ ઇન્સેન્ટિવ્સ પણ આપવામાં આવશે, એડિશનલ બેનિફિट्स होगी यहाँ पे કલ્પનાબેન, જબ અનમ્યુટ કોઈ હોય તો પ્લીઝ મ્યુટ કરો ને, ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે પ્લીઝ. આ નવા જોઈન થાય છે ને એ લોકો કરે છે, બાકી બીજા બધાને આપણે મ્યુટ કરેલા છે. હા, તો પણ એમને જોઈને કરી દેવા પડશે પ્લીઝ 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 પ્લીઝ. કોર સેક્ટર જે ઓલરેડી જેના ગુજરાતમાં જે પ્રોડક્શનમાં છે, ઇલેક્ટ્રિકલ મશીનરી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મશીનરી, ઓટો, સેરામિક્સ, ટેક્સટાઇલ્સ, એગ્રો અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ, ફાર્માસ્યુટિકલ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરીઝ, કેમિકલ્સ, આનામાં બહુ મોટા પાયે જે છે દેશમાં પ્રોડક્શન ગુજરાત રાજ્યમાં કામ થઈ રહ્યું છે. પણ જે નવી ઇન્ડસ્ટ્રી આવવાની છે એનામાં ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 મેન્યુફેક્ચરિંગ એ બહુ અગત્યની છે, કેમ કે આ ઇન્ડસ્ટ્રી એક નવો કોન્સેપ્ટ છે જેને ફોર્થ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન નામ આપેલું છે. અને એનામાં વિધાઉટ હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન કેવી રીતે ડિજિટલ અને સ્માર્ટ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરીને સારામાં સારું પ્રોડક્શન લઈ શકાય, ચાહે ડિફરન્ટ સેક્ટર્સની યુનિટ્સ હોય, બટ એ જે છે ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 મેન્યુફેક્ચરિંગમાં આવશે. અને એનો લાભ જે છે રાજ્યને અને દેશને બહુ મોટા પાયે મળી શકે. ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ, હમણાં જે ચાઇનાથી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્ડિયામાં આવવાની વાત ચાલે છે, એનામાં ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ ની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મોટે પાયે આવી શકે છે અને આવવાની છે. અને ગુજરાત ઇઝ એ વેરી સુટેબલ પ્લેસ ફોર ધેમ. અને એની જે એન્સિલરીઝ લાગવાની છે, ભલે ઇલેક્ટ્રિકલ પાર્ટ્સ હોય કે ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સ હોય અથવા મિકેનિકલ પાર્ટ્સ હોય, એના ઉપર ક્યાંક આપણે વાત રાખીએ કે ક્યાં ક્યાં ઇન્ડસ્ટ્રી આવી રહી છે અને એનાથી આપણે ક્યાંક ટાઈઅપ કરી શકીએ. તો ઘણી બધી એન્સિલરીઝ યુનિટ્સ આપણે જે છે એના ઉપર હોલ્ડ જમાઈ શકીશું, મને એમ લાગે છે. વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પ્રોજેક્ટ, ગ્રીન એનર્જી, સોલરનું કામ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બહુ મોટા પાયે હવે થવા લાગ્યું છે. તો એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને જે છે બહુ ચાન્સીસ છે. એનામાં પણ જે આપણા ટેકનોક્રેટ્સ છે એ જાતની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે છે સેટઅપમાં એ જઈ શકે છે. ઇકો ફ્રેન્ડલી કમ્પોસ્ટેબલ મટીરિયલ, હમણાં જે છે પ્લાસ્ટિકનું સબસ્ટિટ્યુટ શું થઈ શકે એનાથી રિલેટેડ નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવવાની છે. અને 100% એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ યુનિટ્સને પણ જે છે બૂસ્ટ આપવામાં આવશે. આ બધી સનરાઈઝ સેક્ટર જે નક્કી કર્યા છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસીમાં, નવી પોલિસીમાં, એ સનરાઈઝ સેક્ટરની યુનિટ્સ છે, એ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. એનામાં હવે અત્યાર સુધી કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબસિડીની જગ્યા SGST સ્ટેટ GST ની જેટલું ડિપોઝિટ કર્યું એ એન્યુઅલ જે છે બેસ ઉપર એનું રિએમ્બર્સમેન્ટ આપવામાં આવતું હતું ફોર એ સર્ટન પીરિયડ, 7 years, 5 years. હવે એ સિસ્ટમ કાઢી દીધી છે. હવે સીધી જે છે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબસિડી જ આપવામાં આવશે. એ 12% સુધી ફોર લાર્જર ઇન્ડસ્ટ્રી હશે. MSME યુનિટ્સ નહીં, હું જનરલ વાત કરી રહ્યો છું, ગુજરાત સરકારની પોલિસીની વાત કરી રહ્યો છું. અને એનામાં અપર સીલિંગ, કેમ કે જ્યાં પણ કોઈ પણ સબસિડી આપવામાં આવે છે પર્સેન્ટેજ તો હોય છે, પણ એક અપર લિમિટ ફિક્સ કરવામાં આવે કે એટલા લાખથી વધારે એનામાં નહીં મળે તમને. પણ ઇન ધીસ કેસ અહીં કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી જે લાર્જ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, જે MSME માં નથી, એમને જે છે
12% સુધીનું અપ ટુ 12% એમને ઇન્સેન્ટિવ મળવાનું છે અને એની અપર લિમિટ નહીં હશે. હવે સબસિડીમાં થોડાક એ લોકોએ નવા સિસ્ટમ પણ લાવવાનું પ્રયાસ કર્યું છે. એ કેવી રીતે આવે છે, કેમ કે હમણાં તો માત્ર એક પ્રેસ રિલીઝ આવી છે અને એનો રોડમેપ કે એની જે સ્કીમ્સ છે કે નોટિફિકેશન છે એ બધા હવે બહાર પડવાના છે. સો ફોર ધેટ વી હેવ ટુ વોચ એન્ડ વેટ ઓલ્સો. પણ એ 3 કેટેગરી તાલુકાઝની બનાવી છે ગુજરાતમાં. જ્યાં સુધી મને ખ્યાલ છે કે લગભગ 250 જેટલા તાલુકાઝ છે. એનામાં 3 કેટેગરીમાં એમને મૂક્યા છે, કેટેગરી 1, 2 એન્ડ 3. એનામાં કેટેગરી 1 જે છે આપણે વનબંધુ તાલુકાના નામે અહીં ઓળખાણ થાય છે ગુજરાતમાં. તો એ વનબંધુ તાલુકા જે છે એ ધોઝ આર વેરી બેકવર્ડ ફ્રોમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. તો એ સેક્ટરમાં કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી આવે તો એમને 10%, જનરલ સેક્ટર અને થ્રસ્ટ સેક્ટરમાં હોય, સનરાઈઝ સેક્ટરમાં હોય તો 12% સુધીનું જે છે કેપિટલ સબસિડી મળશે. એવી રીતે કેટેગરી 2 મેં આપણે એમ માની શકીએ આજની તારીખમાં કે જે અંડર ડેવલપ્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન્સ છે, તાલુકા છે, જ્યાં ઇન્ડસ્ટ્રી છે પણ અંડર ડેવલપ છે, હજુ ત્યાં સંભાવનાઓ છે વધારે ઇન્ડસ્ટ્રી લગાવવાની, ત્યાં 8% અને 10% છે. એવી રીતે કેટેગરી 3 જે ઓલરેડી ઇન્ડસ્ટ્રીયલી ડેવલપ્ડ તાલુકા છે, ત્યાં 4% અને 6% છે. એ જાતની સબસિડીનું પ્રાવધાન હમણાં ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી જે ગયા અઠવાડિયે રિલીઝ થઈ છે એનામાં છે. એનામાં 40 કરોડ રૂપિયા સુધીનું પર યર ઇન્સેન્ટિવ કેપિટલ સબસિડી મળી શકે છે 10 વર્ષ માટે. અને એનામાં પણ સબસિડીની રકમ પૂરી 10 વર્ષમાં ના થઈ હોય તો ફર્ધર ડ્યુરેશનનું 10 વર્ષ સુધી હજુ એક્સટેન્શન મળી શકે એ જાતના પણ પ્રાવધાન કર્યા છે. એ કહેવાનો અર્થ એ છે કે એનામાં અપર લિમિટ નથી. જેટલી પણ ઇન્સેન્ટિવ કે સબસિડી એલિજિબિલિટી હોય યુનિટની કે ઇન્ડસ્ટ્રીની એ બધી જ મળવાની છે. અને એક્ઝેમ્પશન ઇન ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટી એમ તો હતું જ બધા માટે, પણ એનામાં કદાચ નવા નિયમ પણ આવશે. અને એમ લાગે છે કેમ કે બીજા સ્ટેટ્સમાં ઇટ ઇઝ 100% ફોર સર્ટન ડ્યુરેશન. તો થઈ શકે કે અહીં 5 સાલ માટે લખ્યું છે પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટી એ 5 વર્ષ માટે 100% પણ ફ્રી થઈ શકે. લેટેસ્ટ વેટ એન્ડ વોચ કે શું આવે છે. સાથીઓ, હવે એમએસએમઈ ગુજરાતની થોડીક વાત કરીએ. એનામાં કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબસિડી આ માત્ર મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સને મળે છે. એનામાં પાત્રતા કોને છે એ જોઈ લઈએ. ન્યૂ યુનિટ્સ, જે પણ નવી યુનિટ્સ આવે છે એમને તો મળે જ છે. જેટલું પણ એ ટર્મ લોન લે છે એના ઉપર કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબસિડી દે આર એલિજિબલ. અને એક્ઝિસ્ટિંગ યુનિટ જે ડાયવર્સિફિકેશનમાં જાય છે, ડાયવર્સિફિકેશન નો અર્થ એ થયો કે એમનું જે ઉત્પાદ છે એનાથી જુદો અલાયદું કોઈ નવો ઉત્પાદ એ જ યુનિટમાં ચાલુ કરે અને એના માટે જે પણ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી પુટઅપ ઇન્સ્ટોલ કરવાની હોય એના ઉપર જે છે એ સબસિડી મળવાની છે. એનામાં કાયદો એ છે કે જે એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આજ સુધીનું છે એ ડાયવર્સિફિકેશનનું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે એ એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી 50% થી વધારે હોવું જોઈએ. સપોઝ 1 કરોડની મશીન અમે લગાવી હતી અમારી ઓરિજિનલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અને હવે ડાયવર્સિફિકેશનમાં આપણે જઈએ તો 50 લાખથી ઉપરનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોવું જોઈએ. એ જાતની જે છે ટર્મ્સ કન્ડિશન છે. એને આઉટ ઓફ 50% એનું જે 60% છે એ માત્ર કોસ્ટ જે છે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી હોવી જોઈએ. તો એનામાં હવે જે નવી ડિક્લેરેશન થયું છે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબસિડી એના માટેની પાત્રતા મળશે એમને. એક્ઝિસ્ટિંગ યુનિટ્સ અંડરગોઈંગ મોડર્નાઇઝેશન, ટેકનિકલ અપગ્રેડેશન અથવા મોડર્નાઇઝેશનમાં જવાના છીએ તો એમના માટે પણ જે છે એક્ઝિસ્ટિંગ યુનિટ માટે આ પ્રાવધાન છે. એ જેટલું પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એનામાં લે તો એના ઉપર પણ એમને સબસિડી મળવાની છે, પ્રોવાઇડેડ કે જે એક્ઝિસ્ટિંગ એમનું જે ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એના કરતા જે મોડર્નાઇઝેશનની કોસ્ટ છે એ 25% થી વધારે હોવી જોઈએ. એ જાતના નિયમ છે. મિત્રો, હમણાં જે નવી પોલિસી ડિક્લેર કરી એનામાં હવે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબસિડી મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ માટે 25% કરી દીધી, જે પહેલા 15% જેટલી હતી. અને એ જે મેક્સિમમ સીલિંગ છે એ પણ 35 લાખ રૂપિયા સુધી. અને સપોઝ 10 કરોડથી વધારે, કેમ કે હવે માઇક્રો સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીની જે પરિભાષા બદલી ગઈ છે. તો 10 કરોડથી ઉપરની પણ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે 50 કરોડ સુધીની, એ બધી જ એમએસએમઈ માં આવવાની છે. અને એમની 10 કરોડથી ઉપરની લોન હોય અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલું હોય તો એમને 10 લાખ રૂપિયા એડિશનલ સબસિડી પણ મળશે અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ 35 lakhs.
ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી આ બંને માટે છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ સર્વિસ યુનિટ્સ માટે એ 7% છે, એનો રેટ સબસિડીનો 7% છે અને દર વર્ષ 35 લાખ રૂપિયા સુધીનો એનામાં લાભ મળી શકે, એ 7 વર્ષ માટે છે. અને મહિલા આંતરપ્રિન્યોર હોય કે SC ST ના એન્ટરપ્રિન્યોર હોય તો એમના માટે 1% એડિશનલ સબસિડી છે. એવી રીતે યંગ ચેપ હોય, જે યંગ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે એમના માટે, જે 35 વર્ષ સુધીની જેમની એજ છે એમના માટે 1% સબસિડી એક્સ્ટ્રા છે. અને સર્વિસ યુનિટ્સમાં પણ હવે એને ઘણા બધા સર્વિસ યુનિટ્સને આ સ્કીમમાં, સબસિડીની સ્કીમમાં આવરી લેવામાં આવવાના છે. એ આપણે રાહ જોઈએ કે કઈ જાતની જે છે બધી ગુજરાત સરકાર કેટલાક એડવાન્ટેજીસ કે પ્રિવિલેજીસ કે બેનિફિટ્સ વધારે આપે છે. આનામાં ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ, હમણાં મેં વાત કરી હતી કે પાન બ્રોકર્સ કે મની લેન્ડિંગના કામ કરવાવાળા લોકોએ MSME સર્ટિફિકેશન લેવો જોઈએ. તો એનામાં ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસને પણ જે છે આવરી લેવામાં આવ્યું છે કે સપોઝ એ લોન લે તો એના ઉપર એમને સબસિડી 7% જેટલી મળી શકે છે. હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ્સ જે નાખી રહ્યા છે અથવા હેલ્થ ક્લિનિક્સ નાખવાના છે કે સિટી સ્કેન, ડાયાલિસિસ સેન્ટર, એ જાતનું કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ હોય હેલ્થ સર્વિસથી લઈને, તો એ બધા જે છે સર્વિસ યુનિટ્સમાં આવે છે અને ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી લોન ઉપર મળી શકે. એ રીતે જે અમારા આર્કિટેક્ટ, એન્જિનિયર્સ અને ઓડિયો વિઝ્યુઅલ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ, એ બધાને જે છે એ સબસિડીનો લાભ મળી શકશે. મિત્રો, એક્વિઝિશન ઓફ ફોરેન ટેકનોલોજી, હમણાં જે ફોરેનથી પેટન્ટેડ ટેકનોલોજી ઇમ્પોર્ટ કરવાની હોય, એનાથી રિલેટેડ મશીનરી લાવવાની હોય તો એના ઉપર જે છે સબસિડી 65% સુધીનો સપોર્ટ મળી શકશે. સપોર્ટનો એક્ઝેક્ટ ડેફિનેશન શું થવાની છે એ તો હવે ખબર પડશે, પણ 65% સુધીનો સપોર્ટ સરકાર, રાજ્ય સરકાર આપવાની છે. અને એની જે લિમિટ છે એ 50 લાખ રૂપિયા સુધીની ફિક્સ કરી છે. હવે જે બહુ અટ્રેક્ટિવ છે કે હવે લીઝ ઉપર પણ લેન્ડ એમ તો મળતી હતી, પણ હવે જે છે આ નવી પોલિસીમાં એના ઉપર વધારે એમ્ફોસિસ છે. અને લેન્ડ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેન્ડ અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ના હોય તો અંડર ડેવલપ લેન્ડ જે છે એ લીઝ ઉપર મળી શકે. અને જે એની માર્કેટ વેલ્યુ છે એના 6% ધોરણથી એ રેન્ટ ઉપર મળશે. અને જે બહુ સમજવા જેવું છે કે મોર્ટગેજ, એ લેન્ડને ભલે લીઝ ઉપર છે પણ તમે બેંકમાં એને મોર્ટગેજ કરી શકશો. તમારા જે પણ લોન આદિ લેવાના હોય એના અગેન્સ્ટમાં મોર્ટગેજ થઈ શકશે. ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ એન્ડ વેરી અટ્રેક્ટિવ. અને જે અમારા એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે, એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે, એમના માટે જે છે એમને બહુ મોટા પાયે આ યોજનાથી લાભ થઈ શકે. માર્કેટ ડેવલપમેન્ટ અસિસ્ટન્સ, એનામાં કેન્દ્ર સરકારની યોજનામાં આપણે વાત કરી હતી, ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન સ્કીમ, એના તહેત જ સરકાર, રાજ્ય સરકાર પણ જે છે દેશમાં કોઈ એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાનું હોય તો જે સ્ટોલ રેન્ટ ઉપર લે છે એનો 75% સુધી રિએમ્બર્સમેન્ટ આપે છે. અને વિદેશમાં હોય તો 60% સુધીનો રિએમ્બર્સમેન્ટ છે, સબ્જેક્ટ ટુ ધી લિમિટ ઓફ 5 લાખ રૂપીસ. એન્કરેજમેન્ટ ઓફ સોલર પાવર, હવે સોલર પાવરની તો સનરાઈઝ સેક્ટરમાં છે જ એ ઇન્ડસ્ટ્રી, પણ આપણે પણ સોલર પાવર આપણી યુનિટમાં યુઝ કરીએ, રૂફટોપ સોલર જેને કહે છે, તો એનામાં ટર્મ લોન પણ મળે એને લગાવવા માટે, અને એનામાં સબસિડી પણ આપણે લઈ શકીએ. અને જે સરપ્લસ પાવર હોય એનો જે રેટ છે ₹2.25 સરકાર જે છે અથવા ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ આપણાથી એ જે છે એ પરચેસ કરે છે આ રેટથી, સરપ્લસ યુનિટ્સ હોય તો. મિત્રો, એ સિવાય પણ એલાઇડ ઇન્સેન્ટિવ્સ છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ERP, ઓપ્ટેનિંગ Z સર્ટિફિકેશન, જે ક્વોલિટી સર્ટિફિકેશનની વાત કરી, પેટન્ટ ફાઇલિંગ, સર્વિસ લાઇન એન્ડ પાવર કનેક્શન ચાર્जेस, એ બધા જ જે છે સરકાર એનામાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે રિબેટ, એક્ઝમ્પશન્સ અને આપણને સબસિડી આપતી હોય છે. સપોર્ટ ટુ સ્ટાર્ટઅપ્સ, પહેલા સીડ સપોર્ટ 20 લાખ રૂપિયા સુધીનું હતું, એ વધારીને 30 લાખ રૂપિયા સુધી કર્યું છે. 1% એડિશનલ ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી પણ આપવામાં આવશે. અને સ્ટાર્ટઅપ એવો હોય કે જે સમાજ ઉપર કોઈ પ્રભાવ નાખતો હોય, અથવા જેને કહીએ સોશિયલ એન્ટરપ્રિન્યોરિંગ, જે સોશિયલ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે એમના સ્ટાર્ટઅપ્સ હોય તો એના ઉપર 10 લાખની એડિશનલ ગ્રાન્ટ અથવા સબસિડી પણ મળી શકે છે. સાથીઓ, આ જૂની સ્કીમ છે એનામાં જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે અને એમ્પ્લોયમેન્ટ કેટલા શ્રમિકોનું કરે છે, ગાર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય અને 300 થી વધારે શ્રમિક હોય, વર્કર્સ હોય, એગ્રો ફૂડ એન્ડ એસેમ્બલિંગ એન્ટરપ્રાઇઝીસ હોય, એમનામાં 100 થી વધારે શ્રમિક હોય તો એમને જે છે ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે ટુવર્ડ સેલરી.
એમના વેजेस એન્ડ સેલરી જે છે ગવર્મેન્ટ પે કરે છે એનામાં 1200 રૂપિયા પર પર્સન પર મંથ છે અને એ અમુક સમય સુધી 5 કે 7 વર્ષ સુધી આપવામાં આવે એવી સ્કીમ છે. પણ એનામાં મહિલા શ્રમિક હોય, લેડીઝ ફિમેલ વર્કમેન હોય તો એમને 1200 ની જગ્યા 300 એડિશનલ 1500 રૂપિયા સુધીની ગ્રાન્ટ જે છે એ એમએસએમઈ યુનિટ્સને આપવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટીની હમણાં આપણે વાત કરી હતી કે ઇટ ઇઝ લાઇકલી ટુ બી મેડ મોર અટ્રેક્ટિવ. હવે કેવી રીતે થાય છે એ તો ઇટ વિલ ટેક સમ ટાઈમ. પણ જે જૂની સ્કીમ હતી એનામાં ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટી એક્ઝેમ્પશન 5 વર્ષ સુધીનો હતો અને એસટી કનેક્શન ઉપર એ એક્ઝેમ્પશન 15% હતું અને એલટી કનેક્શન ઉપર 25% હતો. અને એ પછી જે છે ટિલ ઇન્ડસ્ટ્રી સર્વાય 15%ના હિસાબે મળતું જ રહેતું હતું. એના અંદર જે એડવાન્ટેજ હતું. અને પાવર કનેક્શન સર્વિસ અને લાઇન ચાર્जेस રિએમ્બર્સમેન્ટ એ 35%નું હતું. હવે નવી પોલિસીમાં પણ એ મેન્શન એમને કર્યું છે. અને એ જૂનામાં 5 લાખ સુધીનો એનામાં એડવાન્ટેજ મળતું હતું. એવી રીતે એનર્જી ઓડિટ રિએમ્બર્સમેન્ટ પણ જેટલા ખર્ચા હતા એના 75% સુધી મળે, બટ સબ્જેક્ટ ટુ લિમિટ ઓફ 50,000. તો એ ઇલેક્ટ્રિસિટી અને એનર્જી ઓડિટમાં પણ જે છે લાભ એમએસએમઈ યુનિટ્સને ગુજરાત સરકાર ઓલરેડી આપી રહી હતી. અને સાથીઓ, જે બહુ અગત્યનું છે, હમણાં આપણે જોયું કે લીઝ ઉપર લેન્ડ મળે છે અને પરમિશન લેવાની દરકાર નથી. 3 વર્ષ સુધી તમે વિધાઉટ પરમિશન કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી સેટઅપ કરી શકો. એ જાતનું જે છે લગભગ બધા જ રાજ્યોમાં આવી ગયું છે, પણ ગુજરાત સરકારે એ કાયદો ઓલરેડી જે છે અમલમાં મૂકેલું છે. એનામાં યુ નીડ નોટ ટુ ટેક એની પરમિશન ફ્રોમ એની ડિપાર્ટમેન્ટ. કોઈ લાયસન્સની દરકાર નથી, કોઈ પરમિશનની અથવા કોઈ ક્લિયરન્સ કરાવવાની દરકાર નથી. યુ કેન પુટ અપ યોર ઇન્ડસ્ટ્રી. અને એનામાં માત્ર એક લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ આપવું પડે. એક નોડલ એજન્સી નિયુક્ત કરેલી છે, એને એક લેટર લખીને આપવું પડે કે અમે આ ઇન્ડસ્ટ્રી ખોલી રહ્યા છીએ. અને તે એ જે છે તમારા એ લેટરને, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ, એને એ એકનોલેજમેન્ટ કરી દે, એક એકનોલેજમેન્ટ સર્ટિફિકેટ આપશે. ધેટ્સ ઓલ. અને તમે ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ કરી શકો છો. અને એ નોડલ ઓફિસર છે એના માટે કોને એપ્રોચ કરવાનું? ડેવલપમેન્ટ કમિશનર એમએસએમઈ ગાંધીનગર. એને he is a nodal agency for this and he can be approached for acknowledgement certificate. This is a very attractive અરેન્જમેન્ટ. કેમ કે ઘણું બધું સમય, વર્ષ 2 વર્ષ જે છે, એક આજે આપણે નિર્ધાર કરીએ અને બધી જ ફોર્મેલિટીઝ કમ્પ્લાય વિથ કરવામાં જ જે છે વર્ષ 2 વર્ષ નીકળી જતા હતા. તો હવે એ ના થાય. અને એસએમઈ એક્સચેન્જ, સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ એક્સચેન્જ, જેવી રીતે બીએસસી કે એનએસસી હોય છે એવી રીતે એસએમઈ એક્સચેન્જ છે. એનામાં આપણે એમએસએમઈ યુનિટ્સ જે છે એ આપણો ઇસ્યુ લાવી શકે છે, એનામાં લિસ્ટિંગ કરી શકે છે. અને જે ઇસ્યુ લાવવામાં જે ખર્ચા હોય એના 20% સુધી રિએમ્બર્સમેન્ટ આપવાનું પણ જે છે જોગવાઈ કરેલી છે. સાથીઓ, આ ગુજરાત સરકારની એમએસએમઈ યુનિટ્સ માટેની થોડાક જે છે એડવાન્ટેજીસ કે પોલિસી શું છે એ આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે. પણ કેમ કે ગયા અઠવાડિયે જ ગુજરાત પોલિસી આવી છે અને એમએસએમઈમાં અને જે કેન્દ્ર સરકારે હમણાં જે નવી નીતિ એમએસએમઈની જાહેર કરી છે એના તહેત ગુજરાત સરકાર કેટલા એડિશનલ એડવાન્ટેજીસ આપણને આપે છે એ જોવાનું રહેશે. સાથીઓ, સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપમેન્ટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આ એક જે છે બેંક છે જે સ્પેશિયલી એમએસએમઈ યુનિટ્સ માટે જ છે. અને એ ડિફરન્ટ એમની સ્કીમો હોય છે લોન આપવાની, અને અટ્રેક્ટિવ પણ હોય છે. અને ધીસ બેંક મેનલી વર્ક ફોર એમએસએમઈ યુનિટ્સ. એનામાં ડિફરન્ટ યોજનાઓમાં તમે sidbi.in ઉપર જઈને એમની જે જુદી જુદી યોજનાઓ છે એ તમે એનો અધ્યયન કરી શકો છો. અને મોટા ભાગે દેખીએ તો 2-4 સ્કીમો આપણે અહીં ડિસ્કસ કરીએ કે નવા એન્ટરપ્રેન્યોર્સ માટે 10 લાખ રૂપિયા સુધી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અને વર્કિંગ કેપિટલ માટે 25 લાખ રૂપિયા સુધીનો લોન, એટલે 35 લાખ સુધીનો એક લોન. સ્કીમનું નામ છે સિડબી મેક ઇન ઇન્ડિયા સોફ્ટ લોન. એનામાં 3 વર્ષનો મોરેટોરિયમ પીરિયડ છે, એ પછી 7 વર્ષમાં જે છે રીપેમેન્ટ કરવાનું છે. ઇક્વિપમેન્ટ ફાઇનાન્સ, એનામાં એક્ઝિસ્ટિંગ યુનિટ્સને કોઈ ફર્ધર મશીનરી ડાયવર્સિફિકેશન અથવા મોડર્નાઇઝેશનમાં જવાનું હોય તો અહીં સિડબી જે છે એના માટેની સ્કીમ છે. 6 વર્ષમાં રીપેમેન્ટ કરવાનું છે.
પાર્ટનરશિપ વિથ OEM ઓરિજિનલ ઇક્વિપમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ. સીડીબીની એક લિસ્ટ છે કે એમના સાથે ટાઈઅપ છે અમુક મેન્યુફેક્ચરર્સ જોડે. એ મેન્યુફેક્ચરર્સથી તમે ડાયરેક્ટ ઓર્ડર કરો તો સીડીબી જે છે લોન આપે એના માટે 1 કરોડ સુધીનો, અને એનો રીપેમેન્ટ પણ જે છે 5 વર્ષમાં કરવાનું છે. પણ એ જે છે એક્ઝિસ્ટિંગ યુનિટ જે છેલ્લા 3 વર્ષથી ઓલરેડી ઓપરેશનમાં છે એમના માટેની આ સ્કીમ છે. વર્કિંગ કેપિટલ કેશ ક્રેડિટ લિમિટ્સ જે છે એ સેન્કશન કરે છે. ફાઇનાન્સ ટ્રેડર્સને પણ જે છે ફાઇનાન્સ આપે છે. જેવી રીતે મેં હમણાં વાત કરી કે MSME માં હોલસેલર અને ટ્રેડર્સ અમુક લોકો જે છે ક્લાસિફાઈડ છે, એ આપણે સ્ટડી કરવું જોઈએ કે કોણ કોણ છે, અને એમને જે છે એ લોન 1 કરોડ સુધીની લોન આપવાનો છે. કેમ કે આ લોન મળે તો એના ઉપર સબસિડી મળે, અને સબસિડી મળે તો ઇટ ઇઝ એ એડિશનલ એડવાન્ટેજ. તો આ જે છે સમજવા જેવું છે. અને એક્ઝિસ્ટિંગ યુનિટ્સ હમણાં કોવિડના હિસાબે એક નવી યોજના સીડીબી બેંક લાવી છે સ્પીડ નામથી. એનામાં એમને 2 થી 3 કરોડ રૂપિયા સુધીનો લોન મળે. એવી રીતે એક ટોપઅપ લોનની પણ સ્કીમ છે ટુલિપ કરીને. એ સિવાય ઘણી બધી સ્કીમો છે, પણ આપણે સીડીબી.in ઉપર જઈને આ બધી સ્કીમો જે છે આપણે એમને સ્ટડી કરી શકીએ, અધ્યયન કરી શકીએ છીએ. હમણાં કોવિડ ઇમરજન્સી રિલીફમાં પણ છે, રેસ્પોન્સમાં પણ 2 યોજનાઓ એમની સરસ આવી છે. એનામાં એક્ઝિસ્ટિંગ યુનિટ એમને કોઈ તકલીફ હોય અને કોઈ રીઝનથી ઇમિડિયેટ એમને પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી નવી લાવવાની હોય તો 50 લાખ રૂપિયા સુધીનો લોન માત્ર 5% ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર જે છે અવેલેબલ છે. એવી રીતે ગવર્મેન્ટ ઓર્ડર્સ બીકોઝ ઓફ કોરોના પેન્ડિંગ રહી ગયા હોય, એક્ઝિક્યુટ ના કરી શક્યા હોય, અને આજે કેશ ફ્લોની કે બીજી પ્રોબ્લેમ છે, તો એવી યુનિટ્સને જે છે એ 1 કરોડ સુધીનો લોન પ્રોવાઇડેડ ગવર્મેન્ટ સપ્લાઈઝનો ઓર્ડર પેન્ડિંગ હોય તો એમને 5% ઉપર જ વ્યાજ ઉપર લોન મળી શકે. એ જાતની સીડીબી બેંકની ઘણી બધી યોજનાઓ છે. ઇટ ઇઝ નોટ વેરી અસેન્શિયલ કે તમારું સીડીબી બેંકમાં અકાઉન્ટ હોય તો જ તમને આ લાભ મળે. તમે બીજા બેંકમાં પણ કોઈ શેડ્યુલ બેંકમાં લાઈક SBI અથવા બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બેંક ઓફ બરોડા, કોઈ પણ બેંક હોય જે શેડ્યુલ બેંક છે એનામાં પણ તમારું ખાતું હોય તો તમે સીડીબીની યોજનાઓનો લાભ લઈ શકશો. એ જાતનું પણ પ્રોવિઝન છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી સેન્ટર ઇઝ અ બેસ્ટ નોડલ એજન્સી. બહુ સારું સહકાર કરે છે. ત્યાં આપણે કોઈ પણ ક્વેરી હોય, કોઈ ગાઈડન્સ લેવાની હોય તો યુ મસ્ટ કોન્ટેક્ટ ધેમ. અને એ બધી જ યોજનાઓ વેબસાઇટ ઉપર અવેલેબલ હોય છે. માત્ર વેબસાઇટ ઉપર કેવી રીતે જવાનું છે ને એ સ્ટડી કરવાનું જે છે દરેક માણસને, આપણા સમાજના દરેક માણસને એ જે છે વેબસાઇટ ઉપર જવાની હેબિટ હોવી જોઈએ. અને જે છે ડિટેલ્ડ અધ્યયન જેટલી યોજનાઓ છે, કેમ કે આપણે થોડાક પાછળ પડી જઈએ છીએ. સરકારી યોજના ક્યારે આવે છે ને ક્યારે નીકળી જાય છે એનો લાભ લઈ શકતા નથી. આ સ્થિતિ છે દેશમાં છે. એ સ્થિતિ હવે દેશમાં ના રહેવી જોઈએ. એ જાતના પ્રયાસ આપણે જે છે શરૂ કરવાનું પ્રયાસ કરવું જોઈએ. સાથીઓ, હવે COVID-19 રિલીફ પેકેજની વાત કરીએ તો આ એક યોજના એમરજન્સી ક્રેડિટ લાઇન, મોટા ભાગે બધા જ એન્ટરપ્રિન્યોર્સને એ બાબતમાં જાણકારી છે, પણ એવા પણ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે જેમને આની જાણકારી નથી, અને બેંકે પણ એમને કોન્ટેક્ટ નથી કર્યું આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે. એનામાં જે યુનિટ્સનું ટર્નઓવર 100 કરોડથી નીચે છે એ એલિજિબલ છે. એમને ફ્રી ઓટોમેટિક લોન મળે. ફ્રી ઓટોમેટિકનો અર્થ કે સરકારે સેન્કશન કરી દીધું છે, તમને ખાલી તમારે લેવાનું જ બાકી છે. એનામાં 29th of February 2020 જે તમારી આઉટસ્ટેન્ડિંગ હતી, આઉટસ્ટેન્ડિંગ એટલે જે તમારી ટર્મ લોન રીપે કરવાની બાકી છે, પ્લસ જે તમે કેશ ક્રેડિટ ફેસિલિટી અથવા બીજી કોઈ ફેસિલિટી બાય વે ઓફ લિમિટ્સ એ લીધેલી છે, તો એનું જે ટોટલ છે અનપેડ ટર્મ લોન પ્લસ યુટિલાઇઝડ કેશ ક્રેડિટ ફેસિલિટીઝ, એનો જે ટોટલ છે એનું 20% તમને જે છે લોન મળે. અને એ જે છે એક વર્ષનો મોરેટોરિયમ પીરિયડ છે, અને આવનાર 4 વર્ષમાં એના જે છે રીપેમેન્ટ કરવાનું છે. એ યોજનામાં એમ તો મોટા ભાગે સરકારના આદેશ હતા, તો બેંકોએ જ એમના ક્લાયન્ટને બોલાવીને, જે MSME ક્લાયન્ટ હતા એમને એ પૈસા આપ્યા છે. અને તોય એ સ્કીમ 31 ઓક્ટોબર 2020 સુધી ખુલ્લી છે. જે લોકોને એની જાણકારી ના હોય એ આજે પણ એમની બેંકને કોન્ટેક્ટ કરી શકે અને એનો લાભ લઈ શકે. કેમ કે આ કોવિડ રિલીફમાં જે 3-4 મહિના ઇન્ડસ્ટ્રી બંધ રહી અને એમને જે તકલીફો પડી છે એના લીધે એમને હેલ્પ કરવા માટેની આ યોજના છે. સાથીઓ, એક બીજી યોજના છે ક્રેડિટ ગેરંટી સ્કીમ ફોર સબઓર્ડિનેટ ડેપ્ટ સ્ટ્રેસ. આનામાં
75 લાખ સુધી મેક્સિમમ, અથવા જે પ્રમોટર સ્ટેક છે, મતલબ પ્રમોટર્સ જે કેપિટલ એમની છે, પૂંજી છે, એનું 15% સુધી એમને મળી શકે. અને એનામાં આ લોનમાં ગેરંટી 90% સુધી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની હશે. કહેવાનો અર્થ એ છે કે એનામાં કોઈ કોલેટરલ માંગવામાં આવશે નહીં. બટ એની એક કન્ડિશન આ છે કે એનામાં જે પણ જે લોન મળશે એ પ્રમોટર્સે જે છે એને વર્કિંગ કેપિટલમાં ઇન્ફ્યુઝ કરવાની દરકાર પડશે. એ કોઈ પર્સનલ યુઝમાં નહીં લઈ શકે, ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી. અને 20,000 કરોડ રૂપિયાનું આ સ્કીમમાં બજેટ મૂક્યું છે કેન્દ્ર સરકારે, અને લગભગ 2 લાખ યુનિટ્સ આ યોજનાનો લાભ લેનાર છે. મિત્રો, એ સિવાય પણ ઘણી બધી યોજના છે, પણ ટાઈમ બહુ વધારે થઈ ગયું છે. અને એક લાસ્ટ આપણે જોઈ લઈએ, ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી સ્કીમ, જે એક્સપોર્ટર્સ છે એમના માટે છે, કે જે ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી સ્કીમ જે 31 માર્ચ 2021 સુધી એક્સટેન્ડ કરી દીધી છે. પ્રી એન્ડ પોસ્ટ શિપમેન્ટ ઉપર જે પણ ક્રેડિટ્સ લીધેલી હોય, ભલે પ્રી શિપમેન્ટ હોય કે પોસ્ટ શિપમેન્ટ પછી લીધેલી હોય, એના ઉપર જે છે 5% સબસિડીનું પ્રાવધાન છે, અથવા 5%ના હિસાબે જે છે ઇન્ટરેસ્ટ એમને લાગવાનું છે. એ જાતની સ્કીમ છે. અને 45 ડેઝ પેમેન્ટની તો આપણે વાત કરી જ છે કે એને માઇક્રો એન્ડ સ્મોલ યુનિટ્સને 45 ડેઝમાં મળવું જોઈએ. એના સરકારના બહુ કડક કાયદાઓ છે. અને જે ગવર્મેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝે એ 45 દિનથી વધારે લંબાણ કર્યું હોય તો કોવિડ રિલીફમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હતા બધાને કે આ પેમેન્ટ ઇમિડિયેટ રિલીઝ કરો. ભલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રમોશન સબસિડી હોય અથવા આ 45 ડેઝ પેમેન્ટ સિસ્ટમ હોય, એ બધામાં જે છે એમને તરત જ પેમેન્ટ કરવાની જે છે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપેલી હતી. મિત્રો, એ સિવાય પણ જે લોન, તમને ખબર છે કે માર્ચ, એપ્રિલ, મે માટે જે લોન ડેફરમેન્ટ થયું EMIs ભરવાનું, એ પછી એક્સટેન્ડ થઈને 6 મહિના માટે થયું. હવે સપ્ટેમ્બરથી એની કિસ્તો ડ્યુ થવાની છે. તો એ ડેફરમેન્ટ થયું હતું. હવે આગળ થશે કે નહીં, શું પોઝિશન રહેશે, એ આવનાર સમયમાં ખબર પડશે. અધરવાઇઝ ફ્રોમ સપ્ટેમ્બર જે છે એ કિસ્તો જેને EMI કહે છે એ ભરવાની રહેશે. અને જે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અગેન કેવી રીતે માર્કેટ સરકાર MSME યુનિટ્સને આપવા માંગે છે કે 200 કરોડ રૂપિયા સુધીના જેટલા પણ ટેન્ડર હશે એ ઓવરસીઝ સપ્લાયર્સને જે છે ફ્લોટ નહીં થાય, એ દેશમાં જ થશે. અને ખાસ પ્રિફરન્સ MSME યુનિટ્સને આપવાના છે. તો એક આના લીધે પણ જે છે બહુ મોટો માર્કેટ MSME યુનિટ્સ માટે ઓપન થવાનું છે. ઈ માર્કેટ લિંકેજ છે, એક નવો પ્લેટફોર્મ, ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ, જેવી રીતે ફ્લિપકાર્ટ કે એમેઝોન કે અલીબાબા ઘણા બધા છે, એ જાતનું સરકારી પ્લેટફોર્મ હશે. એના માધ્યમથી અમારા MSME યુનિટ્સ એમનો જે છે પ્રોડક્ટ્સ વેચી શકશે. એ જાતનું જે છે સિસ્ટમ બહુ જલ્દી આવવાની છે. સરકાર એના માટે પ્રયત્નશીલ છે. મિત્રો, આ બધી જ કોવિડ રિલીફની થોડીક ઇન્ફોર્મેશન હતી. અને મિત્રો, BJS જે છે એમ નથી કે માત્ર અમે આવીને એક ભાષણ કરી દીધું તો એનાથી તો કામ ચાલતું નથી. અવેરનેસ થાય છે, પણ એક વેબિનારમાં જે પાર્ટિસિપેટ કરે છે એનું બહુ લિમિટેશન હોય છે. 50-100 માણસ જોડાય છે, તો આખી કમ્યુનિટીને તો આપણે જે એક વખતમાં કરી નથી શકતા. તો ધીસ ઇઝ નોટ એ પ્રોગ્રામ, ધીસ ઇઝ અ મિશન. અને એ પ્રોગ્રામ વારે ઘડી અમારી સર્વિસીસ અવેલેબલ હશે. એઝ એન્ડ વેન યુ કોલ મી એન્ડ રિક્વેસ્ટ મી કે ભાઈ આપણે આ પ્રોગ્રામ કરવાનું છે, માય સર્વિસીસ વુડ બી અવેલેબલ ટુ યુ. અને એ સિવાય તમારી કોઈ પણ ક્વેરી હોય, કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય, તો તમે જે છે અમારું એક BJS નું MSME ક્લિનિક છે, એ ક્લિનિકમાં તમે ઇન્ક્વાયરી, તમારી ક્વેરી મોકલો તો તમને 24 અવર્સમાં જવાબ મળે. એ આ જે છે એનો નીચે રેડ ઇંકમાં એનો લિંક છે. એ આઈ રિક્વેસ્ટ કે તમે આ લિંક જે છે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. એના ઉપર જ્યારે તમે લિંક ખોલશો તો આ જાતનું ખુલશે, MSME BJS MSME હેલ્પ ડેસ્ક. અને તમારું નામ, મોબાઈલ નંબર, કોન્ટેક્ટ નંબર અને તમારી ક્વેરી લખવાની છે. તો યુ વિલ ગેટ રિપ્લાય ઓન ઈમેલ વિધિન 24 અવર્સ. એ જાતનું જે છે એ પણ અમારી જે છે સેવાઓ, જેને કહીએ એક્સપર્ટ સેવાઓ, અમે આપવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. મિત્રો, હું તમને ધન્યવાદ કરું આજે તમે પાર્ટિસિપેશન કર્યું એનામાં. અને મને વિશ્વાસ છે કે ઘણી બધી નવી જાણકારીઓ તમને મળી હશે. અને અમારો એક પ્રયાસ સતત આવનાર સમયમાં પણ રહેવાનું છે. અને મારું નામ ને મારો નંબર અને ઈમેલ ID છે, એનું સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો. તમે પણ મારા ઉપર કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો મને પણ મોકલી શકો છો, મને કોન્ટેક્ટ પણ કરી શકો છો. અપાર્ટ ફ્રોમ MSME BJS ક્લિનિકમાં તો તમે મોકલો તો ત્યાંથી તો તમને જાણકારી મળવાની છે, પણ મને પણ જે છે સંપર્ક કરશો તો મારી સર્વિસીસ પણ તમને અવેલેબલ હશે.